Hello everyone, today in this class we are going to study about force and pressure class 8th. So without any delay, let's start. Now there are so many actions like picking, opening, shutting, kicking. There are so many actions जिसको करने के लिए आपको एक quantity चाहिए, आपको एक चीज चाहिए, and that thing is known as force. Each of these actions usually results in some kind of change in the motion of an object. कोई भी चीज आप कर रहे हो, कोई भी चीज आप परफॉर्म कर रहे हो, whatever physical activities you are doing, whatever tasks you are doing, everything requires force. Now force, a push or a pull on an object is called force. तो force में दोनों चीजें आती हैं, push also and pull also. What do you mean by push? आपने देखा होगा गेट्स वगैरह पे लगे होते हैं मॉल्स के, push और pull का टैग लगा होता है. तो what do you mean by push? Push का मतलब when an object is moving away from the applier of force. मैंने किसी चीज पे पुश लगाया, मीन्स पुश किया, किसी चीज को धक्का दिया तो वो मेरे से दूर जाएगी. बट व्हेनेवर आई एम पुलिंग समथिंग, जब मैं किसी चीज को पुल कर रही हूँ तो दैट मीन्स वो मेरे पास आ रही है, टूवर्ड्स. सो पुश एंड पुल बोथ आर नोन एज फोर्सेस. नाउ कम्स व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. हम अगर किसी चीज पे फोर्स लगा रहे हैं तो उसके क्या क्या इफेक्ट्स, क्या क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं. योर फर्स्ट वन इज फोर्स कैन मूव अ बॉडी इनिशियली एट रेस्ट. मान लेते हैं कोई चीज रेस्ट पर है तो वो चीज मूव तब करेगी जब उसके ऊपर क्या लगेगा, कोई एक्सटर्नल फोर्स. फॉर एग्जाम्पल आपकी एक फुटबॉल है, वो ऐसी रखी हुई है सिंपली एट रेस्ट, बट वेन एवर यू विल अप्लाई फोर्स ऑन इट, इट विल स्टार्ट रोलिंग. तो आपने क्या किया, फोर्स दिया, पुश किया, आपने उसे बॉल को किक किया, मतलब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, जिसकी वजह से द बॉल स्टार्टेड मूविंग. नाउ फोर्स कैन ब्रिंग अ मूविंग बॉडी टू रेस्ट. अगर वो किसी चीज को चला सकती है तो फोर्स किसी चीज को रोक भी सकता है. फॉर एग्जाम्पल आप साइकिल चला रहे हो और आपने अब जो फोर्स लगाया वो ब्रेक्स पे लगाया, तो ब्रेक्स पे जैसे ही आपने फोर्स लगाया इट विल स्टॉप मूविंग. तो फोर्स लगाने की वजह से जो चीज चल रही थी अब वो चीज रेस्ट पर आ गई है. नाउ कम्स फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी. फॉर एग्जाम्पल आपकी बॉल, जो आप क्रिकेटर्स, बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं, बहुत सारे क्रिकेट के दीवाने हैं, तो वो इस चीज को रिलेट कर सकते हैं कि अगर बॉल सामने से आती है तो जैसे ही हम बैट से बॉल को फोर्स लगाते हैं तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है. पहले वो बैट्समैन की तरफ आ रही थी, जैसे बैट्समैन ने फोर्स लगाया वो बैट्समैन से दूर जा रही है. तो बैट्समैन ने फोर्स लगाते ही बॉल की क्या चेंज कर दी है, डायरेक्शन. नाउ कम्स फोर्थ वन इज फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी. फोर्स की वजह से किसी भी मूविंग बॉडी की स्पीड चेंज हो सकती है. मे बी इट कैन इंक्रीज और मे बी इट कैन डिक्रीज. इंक्रीज कैसे, मान लेते हैं अगर आप साइकिल चला रहे हो और आपको उसे तेज चलानी है तो आप क्या करोगे, फोर्स लगाओगे, किधर, पेडल्स पर. तो जैसे ही आपने पेडल्स पे मोर फोर्स लगाया उसकी स्पीड बढ़ गई. बट व्हाट इफ अगर आपको स्पीड डिक्रीज करनी है, फॉर एग्जाम्पल सामने ट्रैफिक है और आपको अपने साइकिल की स्पीड डिक्रीज करनी है, तो आप लोग क्या करोगे, ब्रेक्स लगाओगे. कार है, कार में भी अगर आप एक्सेलरेटर पे पैर दबाते हो, एक्सेलरेटर पे फोर्स लगाते हो तो उसकी स्पीड इंक्रीज होगी, बट जैसे ही आप ब्रेक पे फोर्स लगाते हो उसकी स्पीड डिक्रीज होगी. तो फोर्स कैन इंक्रीज द स्पीड ऑल्सो एंड इट कैन ऑल्सो डिक्रीज द स्पीड. नाउ कम्स फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ अ बॉडी. फोर्स की वजह से किसी भी बॉडी की शेप चेंज हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल बच्चे क्ले से खेलते हैं, क्ले से शेप बना बना के उसको कोई एक पर्टिकुलर शेप देते हैं, कोई एक स्ट्रक्चर देते हैं. तो फोर्स की वजह से आपकी शेप चेंज हो सकती है. तो प्रेसिंग क्ले टू मेक इट इनटू अ डिफरेंट शेप. तो क्ले को प्रेस किया आपने ताकि उसकी एक शेप बन सके. नाउ कम्स फोर्स कैन चेंज द साइज ऑफ अ बॉडी. फोर्स की वजह से किसी भी बॉडी का साइज भी चेंज हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल आप रबर बैंड स्ट्रेच कर रहे हो, वो छोटा था, जैसे आपने उसे स्ट्रेच किया वो लंबा हो गया. तो बिकॉज ऑफ फोर्स यू आर चेंजिंग द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. तो आई होप यू आर क्लियर विद द 6 इफेक्ट्स ऑफ द फोर्स. नाउ वी विल बी कमिंग टू द बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स. बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स का क्या मतलब होता है. बैलेंस्ड फोर्स, द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट आर इक्वल इन साइज एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन. बैलेंस्ड फोर्स का मतलब आप इंग्लिश में समझ सकते हो, बैलेंस मतलब कोई चीज इधर से भी उतनी ही लग रही है और इधर से भी. फॉर एग्जाम्पल there is a box and I am applying force from here also and from here also. For example, सेम ही फोर्स अप्लाई कर रही हूँ,
अब एक चीज यहां से पढ़ लेते हैं, फोर्स की SI यूनिट, द SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N से। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे भी 10 न्यूटन फोर्स लगाया और यहाँ पे भी 10 न्यूटन फोर्स लगाया, तो विल इट मूव? नो, इट विल नॉट मूव। क्यों? क्योंकि इफेक्ट ऑफ फोर्स कैंसल आउट हो गया है, क्योंकि दोनों ही साइड से फोर्स इक्वल लग रहा है। नाउ कम्स इफ आई एम अप्लाइंग फोर्स लाइक दिस, अगर मैंने यहां से भी उस ऑब्जेक्ट को खींचने की कोशिश करी और यहां से भी ऑब्जेक्ट को खींचने करी, तब भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। तो बिकॉज ऑफ विच फोर्स? बैलेंस्ड फोर्स। आपने 10 न्यूटन फोर्स लेफ्ट साइड से भी लगाया और 10 न्यूटन फोर्स राइट साइड से भी लगाया, तो बिकॉज ऑफ दीज बैलेंस फोर्स द ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव। तो बैलेंस फोर्स में ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता है। नाउ कम्स योर अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस से ही आप पहचान सकते हो, अनबैलेंस्ड का मतलब जिसमें फोर्सेस बैलेंस नहीं है, कहीं से तो ज्यादा लग रहा है, चाहे वो लेफ्ट से लग रहा हो चाहे वो राइट से लग रहा हो। फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज एन ऑब्जेक्ट और यहाँ पे आई अप्लाइड 10 न्यूटन फोर्स एंड इधर आई अप्लाइड 5 न्यूटन फोर्स, तो आप मुझे बताओ कि यहाँ पे नेट फोर्स क्या होगा और ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो फ्रॉम हेयर यू आर अप्लाइंग 10 न्यूटन फोर्स और यहां से कोई एक इंसान सिर्फ और सिर्फ 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, तो इफ द डायरेक्शंस ऑफ द फोर्सेस आर नॉट सेम, तो हम उसको माइनस करते हैं, तो 10 माइनस 5 इट विल बी 5 न्यूटन। बट वो 5 न्यूटन किधर की तरफ होगा, मतलब रिजल्टेंट फोर्स किधर की तरफ होगा, ऑब्जेक्ट किधर की तरफ मूव करेगा, इट विल मूव टुवर्ड्स दिस साइड, क्योंकि यहाँ पे किसी तगड़े इंसान ने फोर्स लगाया और यहाँ पे किसी वीक इंसान ने फोर्स लगाया, तो तगड़े वाला इंसान ज्यादा ऑफ कोर्स फोर्स दे पाएगा, तो द ऑब्जेक्ट विल मूव टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन, तो इट विल मूव टुवर्ड्स राइट। अब यहां से आप देख सकते हो मैंने दो चीजों की बात करी, फर्स्ट थिंग your this numerical value and the second thing is your direction। कभी भी जब भी हम किसी भी क्वांटिटी में एक मैग्नीट्यूड की बात करते हैं प्लस एक डायरेक्शन की बात करते हैं, तो दैट क्वांटिटी इन फिजिक्स इट इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती हैं जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी। व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नीट्यूड? न्यूमेरिकल वैल्यू, कि किसी चीज की नंबर में क्या वैल्यू आई है, दैट इज योर मैग्नीट्यूड। एंड डायरेक्शन आई हैव टोल्ड यू, वो हो सकता है राइट हो सकता है लेफ्ट हो। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेते हैं, देयर इज अ बॉक्स एंड आई हैव अप्लाइड 10 न्यूटन फोर्स फ्रॉम हेयर एंड 5 न्यूटन फोर्स फ्रॉम हेयर, तो व्हाट विल बी द नेट फोर्स? अब ऊपर वाले एग्जाम्पल में हमारी डायरेक्शंस चेंज थी, एक लेफ्ट से था और एक राइट से। नाउ इन दिस केस बोथ दी फोर्सेस आर फ्रॉम द लेफ्ट साइड, तो यहां से भी 10 न्यूटन, और इस केस में जब भी सेम डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट हो रहा हो, यू हैव टू ऐड द फोर्सेस। अगर ऑपोजिट डायरेक्शंस में है तो माइनस, और अगर सेम डायरेक्शन में है तो प्लस, तो 10 प्लस 5 इट विल बी योर 15 न्यूटन। बट मैंने आपसे कहा कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलेगा, यू हैव टू टेल द डायरेक्शन ऑल्सो। सो 15 न्यूटन, बट टूवर्ड्स विच डायरेक्शन? टूवर्ड्स, यहां लगेगी ऑफ कोर्स, ऑब्जेक्ट आपका इधर मूव करेगा, तो इट विल बी टूवर्ड्स राइट। I hope you are clear that 15 Newton force will be towards the right direction, means the object will move towards right direction. You can say that 15 Newton is the force and the object will move towards right direction. So you have to specify the magnitude also and the direction also to get your answer perfect. Now comes, if I give you one more example, this is your box and I have applied 10 Newton force from here, 5 from here and 7 from here. How will you calculate the net force? This is your homework. I hope you will be clear with the concept. So you have to answer this question in the comment box. I'll be checking कि आप लोग कितना समझे हो बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस को। Now comes
अच्छा, इसमें एक चीज आपने नोटिस की होगी, द मैग्नीट्यूड, इफ द मैग्नीट्यूड इज लार्ज आई हैव मेड अ लॉन्गर एरो एंड इफ द मैग्नीट्यूड इज स्मॉल तो मैंने स्मॉल एरो बनाया है। तो एरोज रिप्रेजेंट द फोर्स की मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। अगर मैंने एरो का ये चीज इधर की तरफ बनाई है तो ये डायरेक्शन शो कर रहा है, और अगर मैंने लेंथ ली है तो लेंथ लंबी, तो इसका मतलब मेरा फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा, और अगर लेंथ छोटी तो मेरा फोर्स का मैग्नीट्यूड कम। नाउ द नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस कितने तरीके के होते हैं? फोर्सेस आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज योर कॉन्टैक्ट एंड द अदर इज योर नॉन कॉन्टैक्ट। सी, कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होते हैं? जो फोर्सेस तब लगते हैं जब बॉडीज कॉन्टैक्ट में हो। जो भी ऑब्जेक्ट है वो किस सरफेस पर है, वो दोनों ही सरफेसेस एक दूसरे से टच करने चाहिए। तो टचिंग, the force which are acting because of the contact between the two bodies is known as contact force. Now the first one is muscular force and the second example is your frictional force. पहले हम contact forces के बारे में पढ़ते हैं, फिर we will go on non contact forces. contact force में सबसे पहला है muscular force. आपको muscular से ही पता चल रहा होगा कि the force which is applied due to muscles. So the force which is exerted by the muscles is known as force. For example, walking, running, आप डंबल्स उठा रहे हो, आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो, फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हो, आपकी बॉडी के अंदर कोई प्रोसेस चल रहा है, चाहे वो आपकी हार्ट पंपिंग है, चाहे वो आपका डाइजेशन है, एवरी मूवमेंट इन दिस केस इज इन्वॉल्विंग योर मसल्स। तो जिस केस में भी आपकी मसल्स इन्वॉल्व होती हैं, उन फोर्सेस को वी से मस्कुलर फोर्सेस। Now the next is your frictional force. See, frictional force का 8th क्लास में friction is a next chapter, particularly उसमें बिल्कुल अच्छे से आपको स्पेसिफाई किया जाएगा what is friction, कैसे उसे मेजर किया जाता है, ये सब। But in this chapter we will be taking an overview of what is friction. Now it is an opposing force that acts between surfaces in contact moving with respect to each other. तो opposing का मतलब जो भी किसी चीज को रोके। तो फॉर एग्जाम्पल मैं एक टेबल को शिफ्ट कर रही हूँ लेकिन वो टेबल शिफ्ट नहीं हो रही है, तो दैट मीन्स एक ग्राउंड जो है वो एक फोर्स लगा रहा होगा जो मेरे मोशन के खिलाफ जा रहा है। दैट फोर्स इज नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। सी, इस केस में इस डायग्राम में देखो, ये बच्चा इस बॉक्स को पुल करने की कोशिश कर रहा है, बट फ्रिक्शन, अब ये हिल नहीं रहा है, तो इसका मतलब अगर मेरी डायरेक्शन इधर की तरफ है, मींस इट इज टुवर्ड्स राइट, तो ऑफ कोर्स इफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग दैट मींस द फ्रिक्शन मस्ट बी एक्टिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट। सो फ्रिक्शन हमेशा डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऑपोजिट लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये बच्चा इस बॉक्स को धक्का दे रहा होता, ये उसका फोर्स है, किस डायरेक्शन में? इट इज टुवर्ड्स द लेफ्ट, तो आपका ऑब्जेक्ट किधर मूव करता? टुवर्ड्स दी, मतलब आपका जो फ्रिक्शन होता इट वुड बी टुवर्ड्स दी राइट साइड। तो अगर एक बच्चा लेफ्ट साइड पे फोर्स लगा रहा है तो फ्रिक्शन किधर एक्ट करेगा? टुवर्ड्स योर राइट साइड। तो इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन व्हाट डायरेक्शन वी आर अप्लाइंग दी फोर्स, इट विल ऑलवेज अपोज इट, फ्रिक्शन विल ऑलवेज अपोज द फोर्स। नाउ कम्स frictional force always acts between two moving objects which are in contact with one another. It can act in between the rest objects also. For example, आपकी बुक रखी हुई है टेबल पे, वो स्लिप नहीं कर रही है, तब भी फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। एंड अगर आपके ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं तब भी फ्रिक्शन लगता है थोड़ा बहुत, जिसकी वजह से वो प्रॉपरली मूव नहीं कर पाता है। This chapter, of course, this friction force you will be studying in detail in the next chapter, so don't worry about this. You have to understand just the concept कि friction होता क्या है। Now comes your non-contact forces. अब आप समझते होंगे इंग्लिश में नॉन कॉन्टैक्ट का मतलब कि जी टच नहीं हो रहा है, कोई भी जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट और जो सरफेस है वो आपस में कॉन्टैक्ट में नहीं है, तो दैट इज योर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। So there are 3 examples in your book. One is your magnetic force, the other is your electrostatic, and the third one is your gravitational force. Now, what is magnetic force? मैग्नेट से ही पता चल रहा है, आप बहुत खेलते होंगे मैग्नेट से, कि आपने एक मैग्नेट लेके आए और आयरन ऑब्जेक्ट्स को आपने अट्रैक्ट करने की कोशिश करी। फॉर एग्जाम्पल, यू टुक अ मैग्नेट एंड यू आर अट्रैक्टिंग द आयरन पीसेज। आप आयरन के नेल्स होते हैं,
सेफ्टी पिंस होते हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स विच आर मेड ऑफ मेटल। तो आप देख सकते हो कि मैग्नेट से वो चीजें अट्रैक्ट हो जाती हैं, इवन मैग्नेट से मैग्नेट भी अट्रैक्ट हो जाती है, तो दैट फोर्स इज नोन एज मैग्नेटिक फोर्स। बट आप सोच के देखो, क्या आप पिंस और मैग्नेट टच में लेके आए थे? नहीं, आपने उसे थोड़ा सा ऊपर रखा और तब भी पिंस चिपक गए, तो दैट मीन्स कोई तो फोर्स एक्ट करा होगा जिसकी वजह से वो पिंस अट्रैक्ट हुए, बट कांटेक्ट में नहीं थे दोनों ऑब्जेक्ट्स, ना आपके पिंस ना आपकी मैग्नेट, वो आपस में दूर थी, तो स्टिल ऑल्सो द फोर्स एक्टेड, तो दैट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। एंड विच फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स। इट कैन बी अट्रैक्टिव ऑल्सो एंड इट कैन बी रिपल्सिव ऑल्सो। अट्रैक्टिव का मतलब कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकती है, रिपल्सिव का मतलब वो एक दूसरे को धक्का भी दे सकती है। फॉर एग्जाम्पल सी हेयर, अगर आपने दो मैग्नेट्स ली, एक मैग्नेट पे नॉर्थ यहाँ पे है, दूसरे पे साउथ इधर, और दूसरी मैग्नेट पे एक साउथ इधर है नॉर्थ इधर, तो हमेशा जो बेटा पोल्स ओपोजिट होते हैं, opposite poles always attract each other, तो जैसे बोलते हैं ना opposites attract, similarly here also in the magnet case opposite poles अगर होंगे, एक नॉर्थ और एक साउथ, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। बट इन केस यहाँ पे भी नॉर्थ और मैं दूसरी मैग्नेट का भी नॉर्थ लेके आ जाती हूँ, आप मैग्नेट लेके देखना, ये प्रैक्टिकली आप करके देखना, यू विल एंजॉय इट टू अ लिटिल बिट। तो आप एक नॉर्थ पोल लेना और दूसरी मैग्नेट का भी नॉर्थ पोल लेना और उसको नॉर्थ पोल से लेके आना, तो वो मैग्नेट इधर उधर भागने की कोशिश करेगी, तो दैट फोर्स इज रिपल्सिव फोर्स। और ये फोर्स कौन सा फोर्स है? मैग्नेटिक फोर्स। नाउ वी विल बी स्टडिंग अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? वो फोर्स जो इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से लगा है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा, जब भी आप रूलर से किसी भी रूलर्स को आप रब करते हो हेयर्स में, और फिर उसके बाद आप पीसेस, जो पेपर के पीसेस होते हैं उनके पास लेके आते हो, तो पीसेस स्केल के पास अट्रैक्ट हो जाते हैं। व्हाई इज़ इट सो? क्योंकि जैसे ही आपने स्केल को अपने हेयर्स से रब किया था, तो आपका स्केल चार्ज हो गया है, और चार्जेस जनरेट होने की वजह से एक फोर्स लगता है, दैट फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इट कैन बी अट्रैक्टिव एंड इट कैन बी रिपल्सिव, जस्ट लाइक आपने मैग्नेटिक फोर्स पढ़ा था, अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी दोनों बॉडीज़ के पास पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो वो एक दूसरे को धक्का देंगी, जिसे हम बोलते हैं रिपल्सिव। नाउ इफ़ अगर एक के पास पॉजिटिव चार्ज है और एक के पास नेगेटिव, तो ये ऑपोजिट चार्जेस हैं, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो क्या लगता है आपको, आपके हेयर और पीसेस क्यों अट्रैक्ट हुए हैं? क्योंकि उन दोनों पे ही कैसे चार्ज होंगे? ऑपोजिट, अगर एक पे पॉजिटिव तो दूसरे पे नेगेटिव। नाउ कम्स रबिंग अ प्लास्टिक स्केल और कॉम्ब ऑन ड्राई हेयर और ब्रिंगिंग इट नियर स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर, तो पेपर पीस अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि स्केल की वजह से इलेक्ट्रिक चार्जेस जनरेट हो जाते हैं स्केल में, जिसकी वजह उसके एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है पेपर्स पे। नाउ कम्स योर नेक्स्ट वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स। It is a kind of attractive force that comes into play. See, gravitational force repulsive नहीं होता, ये कैसा फोर्स होता है? अट्रैक्टिव, जो किसी भी चीज़ को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट। बिकॉज ऑफ द मास ऑफ अ बॉडी, हर किसी बॉडी के पास अगर ग्रेविटेशनल फोर्स है तो वो उसके मास की वजह से है। फॉर एग्जाम्पल यू गो इन द स्पेस, तो स्पेस में जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, मून, अर्थ, सन, इन सब का अपना एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, क्योंकि ये बहुत बड़े बॉडीज़ हैं, तो इनके पास एक काफ़ी अच्छा मास है, जिसकी वजह से ये एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं। नाउ कम्स अर्थ्स ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इज योर द एग्जाम्पल, यू कैन से द सन्स ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। यू मस्ट हैव सीन कि आप कोई भी बॉल लो और अगर उसे आप हाइट से ड्रॉप करते हो तो वह अट्रैक्ट होती है टुवर्ड्स द अर्थ। इसका मतलब अर्थ एक फोर्स लगा रहा है अट्रैक्टिव, दैट फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। उसको फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी भी बोल सकते हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स एंड फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी वन एंड द सेम थिंग। नाउ कम्स व्हाई इज अ पीस ऑफ पेपर व्हेन रिलीज लिफ्टेड अपवर्ड इवन इफ देयर इज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट। अब भाई हमने अर्थ पे पेपर को भी घेरा, तो वो ऐसे 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 करके क्यों जाता है? ऐसे डायरेक्ट नीचे क्यों नहीं आता, बल्कि उस पर ग्रेविटी एक्ट कर रही है। तो सिंपल केस, पेपर इतना लाइट होता है कि उसके ऊपर एयर का फोर्स भी लगता है,
एंड दैट एयर फोर्स इज नोन एज एयर रेजिस्टेंस। तो एयर रेजिस्टेंस की वजह से वो ऐसे ऐसे फ्लाई करके आता है, मतलब थोड़ा सा ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, तो दैट इज बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस। नाउ कम्स व्हाई इज योर वेट लेस ऑन मून एज कंपेयर टू अर्थ। आपका वेट मून पे कम क्यों हो जाएगा और अर्थ पे ज़्यादा क्यों है? फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई टेक, आपका अर्थ पे वेट 60 न्यूटन है और आपका वेट मून पे कितना हो जाएगा? 1/6। रिमेंबर, जो आपका वेट हो जाता है वो अर्थ के वेट से 1/6 हो जाता है, तो आप मून पे 10 न्यूटन वेट के होंगे। तो दिस इज़ लाइक अ गुड थिंग, जिनको अपना वेट ज़्यादा लगता है आप मून पे जा सकते हैं। Now comes 60 Newton is your weight and 10 Newton is your weight on the moon. Why does this happen? The weight is due to gravitational force. Weight किसकी वजह से होता है? Gravitational force की वजह से, और gravitational force मून का 6 times कम है। अब भाई वेट अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है और मून का ग्रेविटेशनल फोर्स कम है, तो इसका मतलब मून पे वेट भी कम होगा। जितना ग्रेविटेशनल फोर्स उतना वेट। तो वेट अगर ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी बॉडी का ज़्यादा, तो इसका मतलब उस जगह पर वेट भी ज़्यादा। नाउ कम्स व्हाई इज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून लेस। अब ग्रेविटेशनल फोर्स मून का कम क्यों है? मास की वजह से, क्योंकि मून का मास कम है एज कंपेयर टू अर्थ। तो आपको ये चीज़ें रिलेट करनी है कि मून पे वेट कम क्यों? क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स कम। ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों कम? क्योंकि मून का मास कम। तो दीज थिंग्स यू हैव टू रिलेट, दीज ऑल 3 थिंग्स। नाउ कम्स व्हाई डज मून कीप रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। अब मून अर्थ के चारों ओर क्यों घूमता रहता है? भाग क्यों नहीं जाता कहीं और, वो उसके चारों ओर ही घूमता रहता है। क्यों? क्योंकि अर्थ का एक अट्रैक्टिव फोर्स है मून की तरफ। वो अट्रैक्टिव फोर्स क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। नाउ कम्स व्हाई डज अर्थ कीप मूविंग अराउंड द सन। अब जो अर्थ है वो सन के चारों ओर क्यों घूमती है, भाग क्यों नहीं जाती? क्योंकि सन का भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसने सारे प्लैनेट्स को अपनी तरफ खींच रखा है। तो दैट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन। नाउ कम्स द क्वेश्चन, डिफाइन अर्थ ऑर्बिट। आपको ये पता है सिस्टम में दिस इज द टॉपिक कि अर्थ की ऑर्बिट क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर सन, और आपने देखा होगा यहाँ पे ऑर्बिट्स होती हैं। सोलर सिस्टम बनाया होगा बहुत बार। दिस इज़ योर मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, ऐसे प्लैनेट्स आते हैं। तो ये जो भी पाथ कवर करते हैं ड्यूरिंग रिवॉल्विंग अराउंड द सन, दैट पाथ इज़ नोन एज ऑर्बिट। हर किसी की ऑर्बिट है, मरकरी की, वीनस की, अर्थ की, हर प्लैनेट की ऑर्बिट है। ऑर्बिट मीन्स वो पाथ जो वो सन के चारों ओर कवर कर रहे हैं, तो दैट पाथ इज़ नोन एज ऑर्बिट। अगर आप सोचो किसी ने पेंसिल से या पेन से वो ऑर्बिट बना दिया सोलर सिस्टम में जाके, नहीं, इट इज़ कम्प्लीटली इमेजिनरी ऑर्बिट। इमेजिनरी मीन्स वो आपको दिखेगी नहीं, इट इज़ कम्प्लीटली इमेजिनरी। नाउ कम्स द पाथ टेकन बाय अर्थ व्हाइल इट ट्रैवल्स अराउंड द सन, इट इज़ नोन एज अर्थ ऑर्बिट। तो अर्थ जो भी पाथ ले रही है सन के चारों ओर कवर करने में, दैट इज़ नोन एज ऑर्बिट। नाउ द नेक्स्ट क्वांटिटी कम्स प्रेशर। आप फोर्स पढ़ चुके हो, द नेक्स्ट क्वांटिटी इज नाउ प्रेशर। अब प्रेशर क्या होता है? प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। आप फॉर्मूले से भी डेफिनेशन बना सकते हो। इफ़ यू रिमेंबर द फॉर्मूला यू कैन फ्रेम द डेफिनेशन ऑल्सो, दैट इफ़ यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, प्रेशर इज इक्वल्स टू एफ अपॉन ए। तो ये एफ स्टैंड्स फॉर फोर्स। जब भी आप किसी चीज़ में अपॉन लगाते हो तो इट स्टैंड्स फॉर पर यूनिट। तो फोर्स डैश का मतलब पर यूनिट और ए का मतलब यू ऑल नो एरिया। तो फोर्स पर यूनिट एरिया इज प्रेशर। अब अगर मैं इसकी एसआई यूनिट की बात करूं, फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन। और एरिया की क्या होती है? मीटर स्क्वायर। और ये अपॉन है ही, तो क्या बन गई? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो दिस इज ऑल्सो द एसआई यूनिट। और एक और एसआई यूनिट होती है, दैट इज पास्कल। पास्कल के लिए आप सिंबल यूज़ करते हो कैपिटल पी स्मॉल ए। तो पास्कल का कैपिटल पी एंड स्मॉल ए स्टैंड्स फॉर पास्कल। और वैसे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी इसकी एसआई यूनिट हो सकती है। नाउ कम्स प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, सो स्मॉलर द एरिया लार्जर इज द प्रेशर। अब आप देख सकते हो फॉर्मूले में प्रेशर का फॉर्मूला था फोर्स अपॉन एरिया। आप देख रहे हो एरिया नीचे है, प्रेशर ऊपर है। जब भी कोई चीज़ ऐसे होती है तो इसको हम बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल,
कि उल्टा है, मतलब अगर मैंने किसी भी जगह का एरिया ज़्यादा कर दिया तो मेरा प्रेशर कम लगेगा, एंड वाइस वर्सा ऑल्सो, अगर मैंने एरिया कम कर दिया तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा। यू कैन स्टडी दिस विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स। यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए, दीज आर एग्जाम्पल्स ओनली, यू कैन रिलेट इट। वाई डू यू कट एन एप्पल फ्रॉम शार्प्ड नाइफ इंस्टेड ऑफ ब्लंट नाइफ? आपने देखा होगा नाइफ में दो साइड्स होती हैं, वन इज़ योर शार्प्ड साइड एंड द अदर इज़ योर ब्लंट। अगर मैं उसको उल्टा कर दूँ, मतलब नाइफ को उल्टा करके काटूं, तो आपका जो भी एप्पल है कोई भी चीज़ नहीं कटेगी, बट अगर आप उसे शार्प साइड से काटते हो तो वो एकदम कट जाती है। वाई इज़ इट सो? सी, नाइफ का अगर आप शार्प साइड लेते हो तो शार्प साइड का एरिया कम है। सोच के देखो, शार्प्ड अगर होगी तो बिल्कुल नुकीली होगी, दैट मीन्स एरिया क्या होगा? कम। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो प्रेशर होता है वो फोर्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब अगर एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा, तो प्रेशर विल बी मोर। तो अगर आपने शार्प साइड से काटा तो एकदम कट जाएगा, दैट मीन्स नाइफ ने प्रेशर बहुत ज़्यादा लगाया एप्पल पे कि वो एकदम कट गया। ब्लंट साइड होगी तो ब्लंट साइड का एरिया कैसा होगा? ज़्यादा, क्योंकि वो मोटी होगी, थोड़ी थिक होगी। अब एरिया ज़्यादा तो प्रेशर कम, इसका मतलब वो चाकू प्रेशर लगा ही नहीं पाएगा तो एप्पल कटेगा ही नहीं, बहुत मुश्किल से कटेगा। नाउ कम्स द सेकेंड एग्जाम्पल, वाई आर द स्ट्रैप्स ऑफ स्कूल बैग्स मेड ब्रॉड? आपने देखा होगा आपके जो स्कूल के बैग्स होते हैं उनके जो स्ट्रैप्स होते हैं वो काफ़ी ब्रॉड होते हैं, वो पतली क्यों नहीं बना देते? पैसे बचेंगे उनके। वाई इज इट सो? क्योंकि अगर एरिया ज़्यादा, आपके स्ट्रैप्स का एरिया अगर ज़्यादा होगा, अभी बताया मैंने आपको, तो प्रेशर कैसा होगा? कम। तो योर प्रेशर विल बी मोर, तो आपके शोल्डर्स पे प्रेशर इतना नहीं पड़ेगा, आप गिरोगे नहीं पीछे बैग को लेके। नाउ कम्स, वाई इज़ द बेस ऑफ बिल्डिंग मेड ब्रॉड? आपने देखा होगा बहुत सारी बिल्डिंग्स बहुत पतली पतली जाती हैं ऊपर तक, बट ये ध्यान रखा जाता है कि उनका बेस ब्रॉड बनाया जाए। क्यों? अगर ऊपर का एरिया कम कर दिया तो प्रेशर बहुत ज़्यादा लगेगा, वो बिल्डिंग धंस जाएगी मिट्टी में। दैट्स वाई हम जो बेस बनाते हैं, जो भी बेस होता है किसी भी बिल्डिंग का, वो ब्रॉड बनाया जाता है। चाहे ऊपर बिल्डिंग कितनी भी शार्प कर लो, लेकिन जो बेस होगा वो ब्रॉड। क्यों? क्योंकि एरिया ज़्यादा तो प्रेशर कम, तो बिल्डिंग धंसेगी नहीं मिट्टी में, इसीलिए ब्रॉड बनाया जाता है। नाउ कम्स, वाई डू यू इंसर्ट अ नेल फ्रॉम द शार्प एंड? आपने कील देखी होगी, कील के ऐसे दो एंड्स होते हैं, वन इज़ योर ब्रॉड एंड एंड द अदर इज़ योर शार्प एंड। मैं कील को उल्टा करके क्यों नहीं लगा देती ऐसे? वो तो तब भी मेरा काम हो जाएगा। अगर मुझे कोई वॉल हैंगिंग टांगनी है तो आई कैन हैंग दैट ऑल्सो, कि अगर मैं ब्रॉड एंड से लगाऊँ तब भी हो जाएगा, बट वो गड़ेगी ही नहीं, वॉल में वो जाएगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि द एंड इज़ ब्रॉड, एरिया ज़्यादा हो गया तो प्रेशर कम लगेगा, तो योर प्रेशर विल बी लेस। बट इन केस ऑफ शार्प एंड, एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा, आप एकदम से ऐसे हैमर मारोगे और वो कील अंदर। तो दैट्स वाई दीज आर द 4 एग्जाम्पल्स ऑफ दिस प्रेशर एंड एरिया रिलेशन। आई होप आप कोई सा भी इसमें से 4 एग्जाम्पल, 2-3 एग्जाम्पल अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हो इफ़ दे आस्क। नाउ आपने जो फॉर्मूला पढ़ा, अब फॉर्मूला बिना न्यूमेरिकल्स के अच्छा नहीं लगता, तो आपको उस पर न्यूमेरिकल्स भी करने पड़ेंगे, बिकॉज इट इज़ फिजिक्स एंड फिजिक्स नीड्स न्यूमेरिकल्स। So now average weight of an elephant is 4000 Newton. See, weight and force is one and the same thing. You will study in higher classes कि force and weight में क्या क्या अंतर होता है। तो the force is 4000 Newton. पहली चीज़, अगर आप कोई भी न्यूमेरिकल कर रहे हो, ये चीज़ ध्यान में डाल लो, न्यूमेरिकल के अंदर जो भी डेटा दे रखा होता है, जो भी चीज़ दे रखी होती है, यू हैव टू राइट देम डाउन, तब आप न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करो। क्यों? अगर आप बार बार किसी न्यूमेरिकल को पढ़ते रहोगे तो इट विल टेक टाइम, सो यू हैव टू राइट डाउन दी थिंग्स। तो योर एवरेज वेट ऑफ एन एलिफेंट इज 4000, तो मैंने ये चीज़ लिख ली। फिर मैंने दूसरी लाइन पढ़ी, सरफेस एरिया, मतलब मुझे एरिया दे रखा है 0.1 मीटर स्क्वायर, एरिया भी हो गया। मुझसे क्या पूछा है? कैलकुलेट द प्रेशर, मतलब प्रेशर पूछा है। एक्सर्टेड बाय 1, सिर्फ 1 फुट का पूछा है, ठीक है। 2 फुट का होता तो मैं एरिया को 2 से मल्टीप्लाई कर लेती, लेकिन अभी नहीं पूछा, सिर्फ 1 का पूछा है। अब आपको पता है फॉर्मूला, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, योर फोर्स इज 4000, योर एरिया इज 0.1। नाउ नेक्स्ट थिंग यू हैव टू रिमेंबर, पहली चीज़ मैंने आपको क्या बताई है?
फर्स्ट थिंग आई टोल्ड यू दैट यू हैव टू रिमेंबर दी डेटा, मतलब आपको सबसे पहले डेटा लिखना है कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है और क्या क्या आपसे पूछा है। सेकेंड थिंग यू हैव टू सी SI यूनिट्स, कि जो भी आपकी चीज़ें दे रखी थी वो SI यूनिट में दे रखी है नहीं। सी फोर्स की SI यूनिट न्यूटन होती है, बढ़िया, हमें SI यूनिट में दे रखा है। एरिया की मीटर स्क्वायर होती है, बढ़िया, हमें दोनों चीज़ें SI यूनिट में दे रखी हैं, तो वी कैन डायरेक्टली अप्लाई देम इन आवर फॉर्मूला। सो 4000 अपॉन 0.1 विल बी योर, पॉइंट हटाया, ऊपर एक ज़ीरो लगाया क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो इट विल बी योर 40,000 पास्कल। आई होप यू आर क्लियर कि इसमें कैसे करना है। नाउ कम्स द नेक्स्ट थिंग, इफ़ द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज 56 न्यूटन, लिख लो फोर्स 56 न्यूटन है। प्रेशर एक्सर्टेड इज 7 पास्कल, प्रेशर 7 पास्कल है। ऑल्सो फाइंड द लेंथ, फाइंड द एरिया, आपको निकालना है एरिया। ऑल्सो फाइंड द लेंथ, आपको निकालनी है लेंथ। अगर आपको ब्रेथ दे रखी है 2 मीटर, सी मैंने अपना सारा डेटा तैयार कर लिया है, अब मुझे बार बार न्यूमेरिकल पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नाउ कम्स दी कैलकुलेशंस। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना दे रखा है आपको 56, एरिया कितना दे रखा है आपको नहीं दे रखा, जो कि आपसे पूछा है। प्रेशर कितना दे रखा है आपको 7। आपको पता है कोई भी चीज़ अगर नीचे दे रखी हो उसे ऊपर पहुंचा दो, और जो ये ऊपर दे रखी है उसे नीचे पहुंचा दो, क्रॉस कर दो। तो योर एरिया विल बी 56 अपॉन 7, तो आप इसे काटोगे तो इट विल बी 8 मीटर स्क्वायर, राइट। एरिया आपका 8 मीटर स्क्वायर आ गया। आपसे एरिया पूछा था, हो गया, बट आपसे अभी एक और चीज़ पूछी है, लेंथ। आपको पता है एरिया का फॉर्मूला होता है L इंटू बी, राइट। एरिया कितना आया आपका 8, लेंथ कितनी थी पता नहीं, वो ही निकालनी है। ब्रेथ कितनी थी 2, तो आप क्या करोगे, नॉर्मली ये मल्टीप्लाई में, तो इधर जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड, तो इट विल बी योर 4, तो योर लेंथ विल बी 4 मीटर स्क्वायर की मीटर, ओनली मीटर। तो अब मैंने फिर से एक चीज़ रिकॉल कर लेते हैं कि न्यूमेरिकल में आपको क्या क्या रिमेंबर करना है। फर्स्ट इज योर डेटा, कि आपने सारी चीज़ें लिख ली हैं, क्या चीज़ दी हुई है, क्या चीज़ आपसे पूछी है। सेकेंड थिंग, क्या आपकी जो मेजरमेंट्स हैं वो SI यूनिट में है, अगर नहीं है तो आप उन्हें कन्वर्ट करोगे। थर्ड थिंग, आपको अपना आंसर जो है वो SI यूनिट में देना है। एरिया पूछा है तो मीटर स्क्वायर में दोगे, प्रेशर पूछा है तो पास्कल में दोगे, कोई लेंथ ब्रेथ पूछी है तो मीटर में दोगे, और अगर आपसे कोई फोर्स पूछा है तो न्यूटन में दोगे। समझ गए। नाउ कम्स योर नेक्स्ट न्यूमेरिकल। आई होप यू विल बी एबल टू डू दिस ऑल्सो। इफ़ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द सर्फेस आर 500 एंड 200 रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली का मतलब अगर लेंथ पहले वर्ड है तो पहली चीज़ लेंथ दे रखी होगी, बाद में अगर ब्रेथ वर्ड है तो दूसरी चीज़ ब्रेथ दे रखी होगी। तो योर लेंथ इज़ 500 सेंटीमीटर, योर ब्रेथ इज़ 200 सेंटीमीटर, फोर्स अप्लाइड इज 1000 न्यूटन, और प्रेशर आपसे पूछा है। हो गया हमारा डेटा। नेक्स्ट कम्स योर फॉर्मूलाज, कैलकुलेशंस। प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, फॉर्मूला के भी मार्क्स होते हैं, यू हैव टू राइट द फॉर्मूला ऑल्सो। तो प्रेशर हमसे पूछा है, फोर्स हमें पता है 1000, बट SI यूनिट देखो आपके एरिया में ये सेंटीमीटर में है, तो मुझे इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा SI यूनिट में। आपको पता है 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो यू हैव टू डिवाइडेड बाय 100। तो जैसे आप 100 से डिवाइड करोगे 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 5 मीटर। हेयर ऑल्सो 0 0 कैंसिल, तो इट विल कम 2 मीटर। तो आपका एरिया कितना हो जाएगा, L इंटू बी मीन्स 5 इंटू 2, तो इट विल बी 1000 डिवाइड बाई 10, तो 0 से 0 गया, इट विल बी 100। क्या आपने क्या निकाला है, प्रेशर, तो आप अपना आंसर SI यूनिट में छोड़ोगे तो इट विल बी 100 पास्कल। I hope you're clear. Now comes the next thing. On what factors does pressure in liquids depend? अगर कोई भी चीज़, मेरा कोई भी स्टोन, कोई भी सामान किसी लिक्विड में इमर्स्ड है, तो प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा। सी दो चीज़ हैं, इट डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ द कॉलम ऑफ द लिक्विड। देखो वो किस पे डिपेंड करता है, हाइट पे। दूसरी चीज़, अगर जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे प्रेशर इंक्रीज होता चला जाएगा, तो इट इंक्रीजेज विद डेप्थ। कोई भी अगर स्टोन रखा हुआ है उसके ऊपर कितनी हाइट है पानी की, उस पर डिपेंड करता है। डेप्थ इंक्रीज हुई तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा, बट अगर जैसे जैसे आप पानी के ऊपर आते जाओगे तो प्रेशर डिक्रीज होता चला जाएगा। तो जैसे जैसे पानी के अंदर वैसे वैसे आपका प्रेशर ज़्यादा। नाउ कम्स
वाई इज़ द लोअर पोर्शन ऑफ द डैम मेड वेरी ब्रॉड। सी अब इसकी एक एप्लीकेशन आ गई जो मैंने आपको अभी बताई कि डेप्थ के साथ प्रेशर बढ़ता चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपका ये पानी है और आपने अपनी डैम बनाई, तो आपने देखा होगा जो डैम का ये बेस होता है वो ब्रॉड होता है और ये चीज़ पतली हो जाती है। क्यों? पानी का प्रेशर जैसे जैसे आपकी डेप्थ इंक्रीज होगी वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा है इस वाली साइड प्रेशर थोड़ा कम है, तो प्रेशर ज़्यादा है, इसीलिए ये डैम टूट ना जाए मुझे एरिया क्या करना पड़ेगा, ब्रॉड बनाना पड़ेगा, ताकि प्रेशर क्या लगे बेटा, कम। आपने अभी पढ़ा था प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया है, तो अगर आप एरिया ज़्यादा कर देते हो डैम का नीचे से तो प्रेशर कम लगेगा, पानी का बहाव कम लगेगा, तो डैम टूटेगा नहीं, वो अपनी जगह पर रहेगा। नाउ कम्स योर डज द प्रेशर ऑफ लिक्विड डिपेंड ऑन डायरेक्शन, कि वो किस डायरेक्शन से लग रहा है, नहीं। अगर वो एक स्टोन है वो यहाँ से लग रहा हो यहाँ से लग रहा हो, इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन। नेक्स्ट हम क्या शेप पे डिपेंड करता है, नो। आपकी शेप ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो, कैसी भी शेप हो, इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द वेसल। नाउ कम्स क्या वो अमाउंट पे डिपेंड करता है, नहीं। चाहे आपका अमाउंट इतना भरा हुआ हो चाहे आपका अमाउंट सिर्फ इतना सा हो, अगर स्टोन के ऊपर की हाइट सेम है पानी की तो प्रेशर दोनों के ऊपर ही सेम लगेगा, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, हाइट ऑफ द वाटर कॉलम। मतलब जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर पानी कितनी हाइट पे है, यहाँ का देखो बस स्टोन के ऊपर की हाइट, इस स्टोन के ऊपर की हाइट देखो सेम है, तो इसका मतलब प्रेशर भी सेम होगा। नाउ कम्स नेम द डिवाइस यूज टू मेजर प्रेशर। ऐसी कौन सी डिवाइस है जो प्रेशर मेजर करने में काम आती है, दैट इज़ योर प्रेशर गॉज, और उस प्रेशर गॉज का नाम क्या है, मैनोमीटर। यू हैव टू रिमेंबर दिस डिवाइस। नाउ कम्स प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स एंड गैसेस। आपको पता है प्रेशर लिक्विड भी एक्सर्ट करती हैं और गैसेस भी। अब हम ये एग्जांपल पढ़ लेते हैं। प्रेशर इन अ लिक्विड इज द फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल्स ऑफ इट्स कंटेनर और ऑन द सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट्स। दिस प्रेशर रिजल्ट्स फ्रॉम द वेट ऑफ द लिक्विड अबव द पॉइंट वेयर द मेजरमेंट इज टेकन। तो जहाँ पे भी कोई ऑब्जेक्ट पानी के अंदर रखा हुआ है तो उस पर भी प्रेशर लग रहा होगा बिकॉज ऑफ द लिक्विड्स। इन लिक्विड्स प्रेशर इंक्रीजेज विद डेप्थ। मैंने अभी बताया आपको जैसे जैसे आप नीचे चले जाओगे प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। देखो अब ये एग्जाम्पल देखो, दिस कैन कम इन योर केस स्टडी। फॉर एग्जाम्पल 2 होल कर दिए मैंने इस कंटेनर में और ऊपर तक पानी भर रखा है। ये बताओ कहाँ से पानी ज़्यादा प्रेशर से निकल के आएगा या कहाँ पे पानी ज़्यादा डिस्टेंस ले पाएगा निकल के, ये चीज़ आ सकती है आपको। तो देखो मैंने आपको बताया जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज़ होगी प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। तो ये बताओ यहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा यहाँ पे ऑफकोर्स यहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा क्योंकि ये बहुत नीचे है होल, और जितना नीचे उतना ज़्यादा प्रेशर, तो पानी प्रेशर से निकल के आएगा बहुत दूर तक। अब यहाँ प्रेशर थोड़ा सा कम हो गया तो थोड़ा सा पास में ही आ जाएगा, और यहाँ पे प्रेशर बहुत कम हो गया क्योंकि बिल्कुल टॉप पे है, पानी बहुत कम है इसके ऊपर, तो यहीं पे गिर जाएगा पानी। तो इट कैन कम कि कौन सा होल की वजह से पानी ज़्यादा डिस्टेंस मूव कर पाएगा या कहाँ पे ज़्यादा प्रेशर होगा। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट and you have to write the reason that pressure depends on the depth। ठीक, now comes similarly gases also exert pressure। आपने पढ़ लिया liquids exert करती हैं, हाँ करती हैं, बट gases भी करती हैं। एग्जाम्पल आपने एक बलून लिया और उसमें हवा भरी तो ऑफकोर्स बलून इन्फ्लेट करना शुरू कर देता है। क्यों? मैंने गैस भरी तो वो गैस ने वॉल्स के ऊपर प्रेशर लगाया जिसकी वजह से वो फूल गया। तो गैसेज ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर। नाउ कम्स योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वर्ड से ही पता चल रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब वो प्रेशर जो एटमॉस्फेयर लगा रही, तो दैट इज योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इट कैन बी डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया एक्सर्टेड ऑन द सर्फेस बाय द एयर, बाय द वेट ऑफ द एयर। एयर है जो हम पे प्रेशर लगा रही है, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इट इज़ मैक्सिमम एट सी लेवल एंड डिक्रीजेज विद हाइट। ध्यान रखो जैसे जैसे आप हाइट पे जाते हो, माउंटेन्स पे जाते हो, तो प्रेशर कम होता चला जाता है। तो हाइट इंक्रीजेज एंड योर प्रेशर डिक्रीजेज, तो आपको ध्यान रखना है। अभी आपने वाटर में पढ़ा था कि अगर आपकी डेप्थ इंक्रीज होती है तो प्रेशर भी इंक्रीज होता है, तो ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे पानी में। बट हवा में आ जाओ, हाइट बढ़ेगी, ऊपर जाते जाओगे तो प्रेशर कम होता चला जाएगा। नाउ वाई डोंट वी फील द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर फील क्यों नहीं होता है? मीन्स हमें अब तक पापड़ बन जाना चाहिए था अगर प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है हम पे।
क्यों नहीं बने? क्योंकि हमारे अंदर भी फ्लूइड्स होते हैं, हमारे अंदर भी लिक्विड्स होते हैं, और मैंने अभी आपको बताया कि लिक्विड्स में भी प्रेशर होता है। तो लिक्विड्स अंदर से बाहर की तरफ प्रेशर लगा रहे हैं और हवा अंदर की तरफ, तो ये इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग नॉर्मल रहते हैं। तो बिकॉज द फ्लूइड्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी ऑल्सो एक्सर्ट इक्वल अमाउंट ऑफ प्रेशर जो हमारा बाहर से लग रहा है, इट कैंसल्स द इफेक्ट। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाता है। नाउ कम समटाइम्स नोज ब्लीडिंग अकर्स एट हाई ऑल्टीट्यूड्स। कभी कभी आपने देखा होगा जो लोग पहाड़ों पे जाते हैं, केदारनाथ वगैरह, तो उनके नोज से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। क्यों? दिस इज़ बिकॉज हाई ऑल्टीट्यूड्स पे जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड्स बढ़ते चले जाते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता चला जाता है। मैंने अभी बताया आपको, हाइट इंक्रीजेस, प्रेशर डिक्रीजेस। प्रेशर कम हो गया, इसका मतलब आपके फ्लूइड्स का प्रेशर ज़्यादा हो गया, तो वो कहीं तो निकलेंगे ना, बाहर निकलने की कोशिश करता है, इसलिए आपका ब्लड नोज से बाहर आ जाता है। आपने देखा होगा ऊपर जाते जाते हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया है। तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम हो गया, मतलब ऑक्सीजन की अमाउंट जो हमारे अंदर घुसेगी वो भी कम हो गई है, इसीलिए वी कैरी द ऑक्सीजन सिलेंडर्स बिकॉज ऑफ द लो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एट द हाई ऑल्टीट्यूड्स ड्यू टू लेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नाउ कम्स योर ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर का मतलब जो प्रेशर ब्लड की वजह से एक्सर्ट हो रहा है, और कहाँ पे? थ्रू योर आर्टरीज। सी आर्टरीज वो होती हैं जो आपका ब्लड पूरी बॉडी में कैरी करती हैं फ्रॉम योर हार्ट। आपका ब्लड हार्ट में पंप होता है, और सारी बॉडी में जो ब्लड जाता है वो आर्टरीज की वजह से जाता है। तो इट इज़ एसेंशियल फॉर सर्कुलेटिंग ब्लड। आर्टरीज क्यों ज़रूरी है? ये ब्लड प्रेशर क्यों ज़रूरी है भाई? अगर हार्ट नहीं होता तो पूरी बॉडी में पंपिंग नहीं होती, तो दूर दूर तक ब्लड नहीं जा पाता। तो नीचे टोज़ को अगर ब्लड की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो वो कैसे लेंगे? इसीलिए हमारा हार्ट एक प्रेशर एक्सर्ट करता है, वो प्रेशर आर्टरीज में होता है, फिर वो आर्टरीज सारे उस प्रेशर की वजह से ब्लड को हर जगह तक पहुंचा देती हैं। तो इट इज़ एसेंशियल फॉर सर्कुलेटिंग ब्लड एंड डिलीवरिंग ऑक्सीजन। हर किसी को ऑक्सीजन पहुंच सके, इसलिए ब्लड में थोड़ा प्रेशर होना ज़रूरी है। दैट्स वाई बीपी इज़ इम्पॉर्टेंट। इट इज़ मेजर्ड इन मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी। किस में मेजर किया जाता है? mmHg। mm मीन्स मिलीमीटर एंड Hg इज़ योर सिंबल ऑफ मर्करी। नाउ कम्स इट इज़ मेजर्ड इन रेस्टिंग कंडीशन। हमेशा बीपी रेस्टिंग कंडीशन में मेजर किया जाता है। आपने देखा होगा जब भी आप डॉक्टर्स के पास जाते हो तो डॉक्टर्स आपसे पूछते हैं चल के आए हो, तो वो अगर आप बोलोगे हाँ, तो वो पहले थोड़ी देर आपको बिठाएंगे, आपको रेस्टिंग कंडीशन में लेके आएंगे, फिर आपका बीपी मेजर करेंगे ताकि वो करेक्ट बीपी आए। क्यों? जब आप एक्सरसाइज करके आते हो तो आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि आपका ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, इसीलिए पहले रेस्ट करवाते हैं, पहले थोड़ी देर बैठ जाओ, फिर बीपी मेजर करते हैं ताकि नॉर्मल बीपी आए, जो रियल बीपी है। नाउ कम्स ब्लड प्रेशर इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज योर सिस्टोलिक एंड द अदर इज योर डायस्टोलिक। सी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है? अगर मेरा हार्ट जो है वो दो चीज़ें करता है, पंप रिलैक्स, पंप रिलैक्स, पंप रिलैक्स। तो जो पंपिंग, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है मेरा हार्ट, उस टाइम पे जो बीपी होता है, उस टाइम पे जो प्रेशर होता है हार्ट में, दैट इज़ योर सिस्टोलिक। और अगर मेरा हार्ट रिलैक्स कर रहा है तो दैट इज़ योर डायस्टोलिक। So whenever your heart contracts, it is your systolic pressure, and whenever your heart relax, it is your diastolic pressure. तो this is systolic 120 होता है जो नॉर्मल होता है, और डायस्टोलिक 80 होता है जो नॉर्मल होता है। इसीलिए ब्लड प्रेशर जो नॉर्मल होता है वो होता है 120/80। 120 इज़ योर सिस्टोलिक एंड 80 इज़ योर डायस्टोलिक। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती चली जाती है, आपका बीपी भी बढ़ता चला जाता है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मेरा बीपी 120/80 है तो ऑफकोर्स छोटे बच्चे का बीपी कम होगा, क्योंकि मैं उससे तो बड़ी हूँ ना। तो ब्लड प्रेशर ऑफ 10 मंथ ओल्ड चाइल्ड इज़ 90/60 mmHg। उसका जो नॉर्मल बीपी जो माना जाता है वो 90/60 माना जाता है, क्योंकि उसकी एज कम है। जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाएगी बीपी भी बढ़ता चला जाता है। नाउ कम्स, कौन सी डिवाइस है जो ब्लड प्रेशर मेजर करती है? सी दो डिवाइसेस अगर आप पढ़ चुके हो। पहली डिवाइस जो सिर्फ प्रेशर मेजर करती है, उसका आंसर था मैनोमीटर। अब ये वाली डिवाइस है जो ब्लड प्रेशर मेजर करती है। यहाँ पे ब्लड वर्ड इंक्लूड हो गया है, तो इसका आंसर क्या होगा? स्फिग्मोमैनोमीटर या फिर ब्लड प्रेशर मॉनिटर। आपने देखा होगा जब आप डॉक्टर्स के पास जाते हो तो वो एक ऐसे पंपिंग करने का एक ग्रीन कलर का चीज़ होती है, उससे वो पंप करते हैं तो मरकरी का लेवल ऊपर जाता है और फिर वो छोड़ देते हैं। तो जहाँ तक मरकरी का लेवल ड्रॉप कर जाएगा और वो कांस्टेंट हो जाएगा, वहाँ तक आपका बीपी है।
तो दैट मशीन इज़ नोन एज स्फिग्मोमैनोमीटर. इट इज़ ऑलवेज यूज्ड विद अ स्टेथोस्कोप. तो आपने देखा होगा जब वो बीपी ऐसे करते हैं आपका, तो वो आपके हार्ट पे आपके रखते हैं, यहाँ पे स्टेथोस्कोप रखते हैं. यू हैव सीन डॉक्टर्स स्टेथोस्कोप टांगे रखते हैं अपने गले में. तो दैट स्टेथोस्कोप इज यूज्ड अलॉन्ग विद दिस स्फिग्मोमैनोमीटर. नाउ कम्स two conditions are there. One is your hypertension and the other is your hypotension. Hyper का मतलब, sorry, one word is missing over here, that is Y. तो it is HYPER. हाइपरटेंशन का मतलब ऐसा बोलते हैं ना, हाइपर क्यों हो रहा है, मतलब ज़्यादा गुस्सा क्यों हो रहा है. तो हाइपर का मतलब कोई भी चीज़ ज़्यादा हो जाना. तो ऑल्सो कॉल्ड हाई ब्लड प्रेशर, इसे हम हाई ब्लड प्रेशर भी बोलते हैं. हाइपो उल्टा होता है, मतलब लो ब्लड प्रेशर. अब ब्लड प्रेशर ऑफ और अबव, अगर 140/90 है आपका ब्लड प्रेशर या उससे बढ़ जाता है, उससे ज़्यादा हो जाता है, तो आप कौन सी कंडीशन में आते हो, हाइपरटेंशन में. इसका मतलब आपका बीपी कैसा चल रहा है, हाई. अगर आपका बीपी 90/60 से कम हो जाता है तो आपका बीपी है लो. अब आप देख सकते हो, अपना बीपी मेजर करो और देखो कि आप नॉर्मल हो, हाई बीपी वाले हो, लो बीपी वाले हो. उसी हिसाब से अपनी डाइट में चीज़ें इंक्लूड करो. नाउ कम्स इट कैन कॉज डैमेज टू द किडनीज़. अब हाई बीपी से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, आपकी किडनीज़ में डैमेज हो सकता है, हार्ट फेलियर. इतने सारे जो भी हार्ट अटैक्स हो रहे हैं वो इसीलिए हैं, बहुत सारे हार्ट अटैक्स इसलिए हो जाते हैं क्योंकि लोगों का हाई बीपी रहता है. तो ब्लड जब बहुत ज़्यादा कहीं पे चला जाता है, कहीं पे बहुत ज़्यादा फट जाता है, तो उसकी वजह से जो आपकी आर्टरीज होती हैं वो बर्स्ट हो जाती हैं, तो वहीं पे ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है. बहुत लोगों को ब्रेन हैमरेज भी इस कंडीशन की वजह से हो जाता है. तो किडनीज, हार्ट फेलियर एंड इवन डेथ, इट कैन बी ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर. लो ब्लड प्रेशर में क्या होता है, डिजीनेस, थोड़ी सी थकान रहती है, थोड़ा फेंटिंग, चक्कर आते हैं, एंड इन एक्सट्रीम केसेस आपको शॉक लग सकता है कि आपको किसी चीज़ से शॉक लग गया. नाउ कम्स हाइपरटेंशन को हम साइलेंट किलर क्यों बोलते हैं. हाइपरटेंशन ज़्यादा बड़ी बीमारी होती है एज़ कम्पेयर टू लो ब्लड प्रेशर, हाइपोटेंशन. तो बिकॉज इट यूजुअली हैज़ नो सिम्टम्स. हाइपरटेंशन कभी बता के नहीं आती है. जैसे लोग देखा होगा आपने, जो हार्ट अटैक आता है वो कभी बता के नहीं आता, वो एकदम आता है. तो इट इज़ अ साइलेंट किलर बिकॉज देर आर नो सिम्टम्स ऑफ इट, कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं. व्हेन हाई ब्लड प्रेशर इज़ नॉट डायग्नोज्ड, अगर उसको ढंग से देखा नहीं गया और ट्रीट नहीं किया टाइम से, तो किडनीज, हार्ट फेलियर और डेथ हो सकती है. सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ दैट कि आप डॉक्टर्स के पास जाओ, टाइम टू टाइम अपना बीपी मेजर करवाओ. अगर आपका बीपी हाई है तो आप उसी के हिसाब से मेडिकेशंस लो, और अगर आपका लो बीपी है तो अपने डाइट्स में वो चीज़ें इंक्लूड करो जो आपका बीपी को मेंटेन कर सकती हैं. हाई बीपी वाले पेशेंट्स को बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं, तो वो चीज़ छोड़ो. So this depends on you. You have to see that. You have to go to the doctor for the regular checkups, and you have to take the proper diet. So now we are over with this chapter. I hope you are clear with every concept. Whatever doubts you are facing now, you can drop the comments in the comment box. I'll be personally seeing them and will reply you on time. And all the best for your exams. Have a good luck.